हैं कि क्या कुछ चीजें हैं और जाननी है। तो आज एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है और ये नया टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। क्या है भैया? नया टॉपिक जो आज स्टार्ट हो रहा है, इस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या भैया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब आपको बता दें कि ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक है, ये कम से कम मानकर चलिए कि 6 से 7 लेक्चर तो कम से कम आपको लगेंगे ताकि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे तरीके से कवर कर पाएं। ठीक है ना? तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या भैया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जैसा हमने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हम कहेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या होगा भाई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा भैया? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है, ये क्या है? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का टाइम पीरियड है भैया कब से कब तक भाई? वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर वर्ष 1947 में देश को आजादी मिलने तक। ठीक है हाँ जी, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, ठीक है हाँ जी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो 1885 से 1947। अच्छा भैया, क्या बात है, ठीक है ना हाँ जी। तो चलिए देखा जाए कि क्या कुछ चीजें इसके अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि समय को बचाने के लिए ये पीपीटी लिख कर ले आए आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हम लोग पढ़ते हैं, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है, हम कहां से शुरू करते हैं? 1885 से शुरू करते हैं और 1947 पर खत्म करते हैं। ठीक है ना, 1885 से, ठीक है, शुरू करते हैं और 1947 पर खत्म करते हैं। ठीक है, तो 1885 से 1905 भाई पढ़ने को सुविधाजनक बनाया जाए, मतलब पढ़ने में सुविधाजनक हो, आराम से चीजें समझ में आए और समझ में आए कि हाँ भैया ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया, तीसरा स्टार्ट हो गया। इसके लिए क्या किया जाता है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, जिसमें पहला पार्ट है उदारवादी चरण। पहला पार्ट क्या है भैया? पहला पार्ट है उदारवादी चरण, मतलब लिबरल फेज। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं लिबरल फेज। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं लिबरल फेज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है लिबरल फेज। ठीक है ना, पहला चरण कौन सा है? लिबरल फेज। ठीक है, ठीक, तो लिबरल फेज अर्थात उदारवादी चरण एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो नेता हुए उनके विचार कैसे थे? उनके विचार लिबरल थे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान देंगे कि एक ऐसा चरण, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें नेताओं के जो विचार थे वो कैसे थे? उदार विचार थे, लिबरल विचार थे। ठीक है ना हाँ जी, हाँ, लिबरल विचार थे या फिर उदार विचार थे। ठीक है, उग्रवादी चरण, ठीक है, तो इसमें उदार विचार वाले नेता आएंगे। इसमें 1885 से 1905 तक के उदार विचार वाले लिबरल, ठीक है, थॉट वाले जो नेता है वो आएंगे, जिन्हें हम नरम दल का नेता कहेंगे। जिन्हें हम क्या कहेंगे? नरम दल का नेता कहेंगे, मतलब मॉडरेट फैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें? इन्हें हम कहेंगे मॉडरेट फैक्शन। क्या कहेंगे भैया? तो इन्हें हम मॉडरेट फैक्शन कहेंगे। मॉडरेट फैक्शन इन्हें कहा जाएगा। ठीक है, मॉडरेट फैक्शन इन्हें कहा जाएगा। ठीक बात है। और इसमें कौन है भाई? डब्ल्यू सी बनर्जी है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले है, दादा भाई नौरोजी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ठीक है, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, नौरोजी, बनर्जी, ये सब वो नेता है साथियों। ठीक है ना, ये सब वो नेता है जो कि नरम दल के थे, मतलब नरम विचारधारा के थे, मॉडरेट थिंकिंग के थे या लिबरल थिंकिंग या उदार विचारधारा के थे 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है भैया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे कि क्या होता है भैया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसमें क्या होता है? ये 1885 से 1905 का टाइम इसकी वजह से क्या माना जाता है? ठीक है, इसकी वजह से ये माना जाता है क्या? उदार सोच या उदार विचारधारा वाला। ठीक है ना, उदार विचारधारा वाला। ठीक है ना हाँ जी, उदार विचारधारा वाला, उदार सोच वाला, लिबरल सोच वाला। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उद्देश्य क्या था इनका? सुधार उद्देश्य था। ठीक है, उग्रवादी चरण का मतलब क्या है भाई? उग्रवादी चरण का मतलब हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। कौन सा? एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट फेज की अगर हम बात करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज की अगर हम बात करते हैं तो भैया उग्रवादी चरण या एक्सट्रीमिस्ट फेज की अगर हम बात करें, जिसमें क्या हुए? गरम दल के नेता हुए। गरम दल के नेता मतलब रेडिकल फैक्शन के नेता। कौन से फैक्शन के? रेडिकल फैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रेडिकल फैक्शन वाले नेता मिलेंगे, रेडिकल फैक्शन वाले नेता मिलेंगे, रेडिकल फैक्शन वाले नेता मिलेंगे। अब ये रेडिकल फैक्शन मतलब गरम विचारधारा के, उग्र विचारधारा के नेता है, जैसे तिलक है, विपिन चंद्रपाल है, लाला लाजपत राय है, अरविंद घोष है, इसलिए इसको उग्रवादी चरण कहते हैं। और यहाँ का उद्देश्य, यहाँ का पर्पस है इनका स्वराज। यहाँ का इनका उद्देश्य या पर्पस क्या है? स्वराज प्राप्त करना। ठीक है, तो ये 1905 से 1917 का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। फिर तीसरा आता है गांधीवादी चरण, जिसको आप कहते हैं गांधीयन फेज। क्या कहते हैं इसे? इसे आप कहते हैं भैया गांधीयन फेज। गांधीयन फेज। और ये जो गांधीयन फेज है, इस गांधीयन फेज में गांधीवादी विचारधारा के नेता है। ठीक है, गांधीयन, ठीक है, विचारधारा के नेता है, मतलब गांधीयन आइडियोलॉजी के नेता है। ठीक है, गांधीयन आइडियोलॉजी के नेता है। ठीक है, जिसमें स्वयं महात्मा गांधी तो है ही, और महात्मा गांधी की छत्रछाया में, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, पट्टाभी सीतारामैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब नेता है जो कि, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देंगे। यहाँ पर पर्पस होगा कंप्लीट स्वराज अर्थात पूर्ण स्वराज 1917 से 1947। ठीक है, तो ये एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है भैया, ये एज इट इज आपको ध्यान देने की जरूरत है और एज इट इज आपको ध्यान देना भी है। ठीक है, एज इट इज आपको ध्यान देना भी है। ठीक, एज इट इज। ठीक, तो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो गया भैया? यहाँ से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ से आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये बढ़िया नोट्स आपका बन जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? यहाँ से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए अलग-अलग एग्जाम में, जैसे ऐसे पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लिया, जैसे आपसे क्या पूछ लिया? जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई उदारवादी चरण कब से कब तक था? क्या पूछेगा? उदारवादी चरण कब से कब तक था? ठीक है, तो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो ऐसे ही होता है। हाँ, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वैसे ही होता है कि पूछ लिया कि उदारवादी चरण कब से कब तक था, तो आपने बताया 1885 से 1905। है ना, उग्रवादी चरण कब से कब तक था या गांधीवादी चरण कब से कब तक था, या पूछ लिया कि उदारवादी चरण का उद्देश्य क्या था, उग्रवादी चरण का उद्देश्य क्या था, गांधीवादी चरण का उद्देश्य क्या था, या आपसे पूछ लिया कि उदारवादी नेताओं में कौन या नरम दल नेताओं में कौन आते थे या निम्नलिखित में से कौन था या नहीं था। ठीक है, हाँ जी, इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से गरम दल के नेता पूछ लेता है कौन था या कौन नहीं था, या गांधीवादी विचारधारा के नेता। ठीक है ना, अच्छा भैया, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को किस नाम से जानते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, दूसरा उग्रवादी और तीसरा गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, हाँ जी भैया, बिल्कुल ठीक। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, एज इट इज याद करने की जरूरत है। अब एक चीज ये भी समझिए कि जैसे यहाँ पर इसका क्या मतलब था, जैसे आप देखिए स्वराज शब्द आता है, एक स्वराज शब्द जो आता है और उसके पहले एक चीज ये आती है, तो जरा ध्यान दीजिए। मतलब अगर कांग्रेस के लक्ष्य की बात करते हैं, कांग्रेस के टारगेट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, कांग्रेस के अगर हम टारगेट्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पाएंगे कि भैया कांग्रेस के अलग अलग टाइम पर टारगेट चेंज हुए।
स्वराज, और 1996 में लक्ष्य क्या बना, समाजवाद। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही, है ना, कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत की आजादी या भारत, यूं समझ लीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी तो नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहिए, कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संगठित रूप में शुरुआत हुई। ठीक है ना, तो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही संगठित रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संगठित शुरुआत हुई, तो आप बताएंगे कांग्रेस की स्थापना, या कब हुई, तो 1885। ठीक है ना, हाँ जी भैया। अच्छा, अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, सुधार। सुधार मतलब केवल क्या करना, रिफॉर्म्स करना। ठीक है, केवल रिफॉर्म उद्देश्य था कि भैया अंग्रेजी हुकूमत भारत में रहे, केवल उसके अंतर्गत सुधार चलता है। ठीक है ना, सुधार चलता है। ठीक है भैया, पकड़ लो। और 1906 में कांग्रेस ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया, 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य हो गया स्वराज। 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य क्या हो गया, स्वराज हो गया। 1929 में कांग्रेस का लक्ष्य क्या हो गया, 1929 में कांग्रेस का लक्ष्य कंप्लीट स्वराज हो गया। क्या हो गया भैया, कंप्लीट स्वराज हो गया। ठीक है, कंप्लीट स्वराज हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे 1936 में कांग्रेस ने अपना टारगेट क्या डिसाइड कर लिया, सोशलिज्म डिसाइड कर लिया। ठीक है ना, सोशलिज्म। तो समय के साथ साथ कांग्रेस के जो टारगेट्स हैं वो चेंज होते गए। ठीक है ना, हाँ जी भैया। हाँ, नेताओं में कंफ्यूजन नहीं है, बस याद कर लो कंफ्यूजन क्या है। ठीक है, ये नेता नरेंद्र के हैं या गरंदल के हैं, याद कर लो इसमें कंफ्यूजन क्या है। आपने पढ़ा नहीं कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ठीक है ना, ये बहुत डिफेंसिव टाइप के नेता नहीं थे। ये है ना, क्या थे भैया, एक तरह से आप कह सकते हैं ये अटैकिंग वाले नेता थे। अटैकिंग मतलब ये नहीं कि गोला बारूद बम लेके कूद पड़ते थे। जो गोला बारूद बम लाठी में विश्वास करते थे वो क्रांतिकारी नेता थे, और जो केवल अपने कड़क विचार, ठीक है, और आंदोलनों को लीड करने के लिए जाने गए, वो गरंदल के नेता थे। जो अपने कड़क विचार, ठीक है, उग्रवादी विचार, गर्म विचार के लिए जाने गए, ठीक है, वो गरंदल के नेता कहलाए। एक स्वराज शब्द जो आ रहा है बार बार, इस स्वराज शब्द को जरा समझेंगे कि ये जो स्वराज वर्ड है, ये जो स्वराज शब्द है, इस स्वराज शब्द का उदारवादी युग में क्या मतलब था। उदारवादी युग का मतलब लिबरल फेज। ठीक है, तो जो लिबरल फेज था, उस लिबरल फेज में इसका क्या मतलब था, जो लिबरल फेज था उसमें इसका क्या मतलब था। ठीक है, जो लिबरल फेज था उसमें इसका क्या मतलब था। ठीक है, इसी प्रकार से उग्रवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट की अगर बात करें तो जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था उसमें इसका क्या मतलब था। और गांधीयन फेज, कौन सा भैया, गांधीयन फेज। तो गांधीयन फेज में क्या मतलब था, गांधीयन फेज में क्या मतलब था। ठीक है, तो ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो एकदम आराम से आप समझ लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने कहा कि भाई देखिए, स्वराज का मतलब लिबरल फेज में या उदारवादी फेज में मतलब था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधार। ठीक है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधार। ठीक है ना, मतलब रिफॉर्म्स अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे, बस चीजों को क्या कर दे, सुधार दे। बस चीजों को क्या कर दे, सुधार दे। रिफॉर्म्स अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है ना, आइए, रिफॉर्म्स अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब उदारवादी चरण एक ऐसा चरण था जब इस चरण के नेताओं का, उदारवादी चरण के नेताओं का, नरम दल के नेताओं का, ठीक है, विचार था कि क्या किया जाए, ब्रिटिश शासन रहने दिया जाए। मतलब उदारवादी चरण में नेता ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों को भारत से भगा। सीधे शब्दों में ये समझिए, समझ रहे हैं ना, सीधे शब्दों में आप ये समझिए कि उदारवादी चरण के नेता ये नहीं चाहते थे कि भारत से अंग्रेजों को भगा दिया जाए। समझ रहे हैं, उदारवादी चरण के जो नेता है वो ये नहीं चाहते थे, ठीक है ना, वो ये नहीं चाहते थे कि भारत से अंग्रेजों को भगा दिया जाए, वो ये चाहते थे कि भारत में बस क्या हो जाए, सुधार हो जाए, सुधार। ठीक है, हाँ जी, ब्रिटिश शासन। अब लेकिन उग्रवादी जो नेता थे, उग्रवादी विचारधारा के नेता, ब्रिटिश शासन में भारतीयों की भागीदारी। ठीक है ना, मतलब पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन इस गवर्नमेंट में भारतीयों को भागीदार बनाया। यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता मतलब कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है ना, कंप्लीट फ्रीडम या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये चीज है कि उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी जो चरण आए, जो फेजेस आए, ठीक है, उसमें क्या अलग अलग टारगेट सेट हुए और किस वजह से कहा जाता है, आप समझिए। अच्छा, उग्रवादी नेता अच्छे थे, बिल्कुल। गरंदल के नेता, जो उग्रवादी नेता, जो बिल्कुल अच्छे थे, क्योंकि वो कहते हैं कि जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता है, जेन्युइन बातों पर जिन्हें गुस्सा ज्यादा आता है, वो दिल के बड़े साफ होते हैं। ठीक है ना, हाँ जी भैया, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ठीक, हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल कह लीजिए, एक ही बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहना ज्यादा उचित इसलिए है यहाँ पर क्योंकि सरकार में भागीदारी चाहते थे, मंत्रिपरिषद में, एग्जीक्यूटिव में भागीदारी चाहते थे। ठीक है ना, अच्छा, अब इसके बाद एक चीज ये समझिए, इसके बाद आपको ये देखना है कि भाई भारत में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है भारत में, ठीक है, भारत में अगर बात करते हैं किसी, भारत में जो राष्ट्रीयता का उदय है, इसके पीछे क्या कारण था। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देख रहे हैं भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण। ठीक है, मतलब काजेस बिहाइंड, ठीक है, काजेस बिहाइंड राइज ऑफ नेशनलिटी इन इंडिया। ठीक है ना, हाँ जी भैया, बिल्कुल। तो इसको जरा ध्यान देंगे, कॉजेस बिहाइंड। ठीक है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम इसकी बात करने जा रहा हूं, इसमें सीधा सीधा है। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं हम अगले पेज पर जो देखने जा रहे हैं उसकी इंग्लिश यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से लिखेंगे कॉजेस बिहाइंड राइज ऑफ, कॉजेस बिहाइंड राइज ऑफ नेशनलिटी इन इंडिया, ठीक है, ये चीज का ध्यान देना है। ठीक है, कॉजेस बिहाइंड राइज ऑफ नेशनलिटी इन इंडिया। ठीक है, कॉजेस बिहाइंड राइज ऑफ नेशनलिटी इन इंडिया। ठीक, तो भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण, भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण, ठीक है, तो क्या क्या कारण थे। सबसे पहले आप देखेंगे क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, हाँ जी, कहां से शुरू करें, यहां से। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। ठीक, आर्थिक कारण मतलब इकोनॉमिक, फाइनेंशियल रीजन कह सकते हैं, फाइनेंशियल रीजन। और आधुनिक समाचार पत्रों का विकास मींस डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म। ठीक, शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक, साहित्य का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास, तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक, सामाजिक और धार्मिक सुधार और सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है ना। देखिए, तो इसको एज इट इज बिल्कुल नोट करेंगे। भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण, ठीक है, भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण मींस कह सकते हैं कि रीजन बिहाइंड राइज ऑफ नेशनलिटी इन इंडिया या नेशनलिज्म इन इंडिया, या कह सकते हैं कि रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। देखिए, तो भारत में राष्ट्रीयता के उदय के जो कारण है, अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियां, मतलब अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अपनाई। अभी भेदभावपूर्ण नीतियां क्या थी? जैसे जैसे ये था कि भारतीय लोगों को पढ़ने लिखने का, विभिन्न नौकरियों को पाने का, अधिकारी बनने का, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर बनने का हक नहीं था, ठीक है, या फिर अगर था भी तो बहुत लिमिटेशंस थी, ठीक है। और भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ये भी होता था, जैसे मान लीजिए किसी होटल या रेस्टोरेंट के बाहर लिख दिया जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीयों की तुलना कुत्तों से हो रही, ठीक है। आर्थिक कारण, जैसे भारत में आप देखेंगे तो विलियम डिग्बी के द्वारा 1899 में बताया गया कि एक भारतीय औसतन साल भर में 18 रुपए कमाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में बताया कि एक भारतीय औसतन पूरे साल में 20 रुपए कमाता है, मतलब इतना कम कमाता है। और इसके अलावा ढेर सारे जो टैक्सेस थे, बहुत सारा टैक्स का लोड था, बहुत सारी और चीजें थी, तो बहुत सारा लोड दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, धन के निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से भी साबित किया कि अंग्रेजों का भारत में रहना, ठीक है, भारत के लिए कितना नुकसानदेह हो रहा है। मतलब आधुनिक समाचार पत्रों का जब विकास हुआ तो इन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के पास विभिन्न विचार गए। भाई सरकार की जो आलोचनाएं है वो समाचार पत्रों के माध्यम से हुई, समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात सामने आई कि किस प्रकार से, ठीक है, अंग्रेजी सरकार चीजों को सही नहीं कर रही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए जरा, ठीक, इसी प्रकार से शिक्षा का विकास, जाहिर सी बात है, शिक्षा जितना विकसित होगी, जितना इंसान पढ़ेगा लिखेगा, उतना चीजों को सुधार करने और बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो भैया भारतीयों ने जितना पढ़ा लिखा, विदेशी विचारों को पढ़ा, विदेशी लेखकों को, विद्वानों के लेखों को पढ़ा, तो विद्वानों के विचारों को पढ़कर उसमें, ठीक है, चीजों को विकसित करने की भावना विकसित, ठीक है। साहित्य का विकास, साहित्य, बहुत सारी साहित्य लिखे, जैसे भारत दुर्दशा, आनंद मठ, नील दर्पण। भाई भारत दुर्दशा में भारत की दुर्दशा के बारे में बताया गया, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया, नील दर्पण में नील विद्रोह के बारे में बताया गया। तो इन किताबों को पढ़कर युवाओं में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ, ठीक है ना। अजी भैया, है ना, युवाओं में क्या हुआ भैया? युवाओं में जो नेशनलिज्म का विकास है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। परिवहन एवं संचार साधनों के विकास से क्या हुआ कि परिवहन, भाई जब परिवहन रेलवे का विकास हुआ तो रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, लोग आसानी से आने जाने लगे, तो कहीं ना कहीं वहां भी भारतीयता की भावना का विकास हुआ और एक दूसरे से कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। तो पता चला कि कहां के लोगों के साथ कहां अच्छा या बुरा, ठीक है, हो रहा है और कहां से कहां तक भारत एक है, ठीक है, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो जैसे रेल हेड आप बता रहे हैं, ये सब चीजें। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, ये तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये विभिन्न कारण है जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, ठीक है। इस प्रकार ये वो कारण है जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ या नेशनलिस्ट भावना का जो विकास है वो यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है ना। नेशनलिस्ट भावना का जो विकास है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझिए कि हमने सबसे पहले आपको कहा कि देखो कि हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीन चरण, तीनों चरणों के अलग अलग नेता, अलग अलग विचार आपको बता दिए, ठीक है। फिर आपको ये समझना है कि भाई भारत में जो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो वहां से संगठित रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, अलग अलग टाइम पर कांग्रेस के अलग अलग उद्देश्य भी रहे, ठीक है। इसमें जो तीन चरण, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण है, इन तीनों चरणों में स्वराज के अपने अलग अलग मायने कैसे बदले वो भी हमने आपको बताया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर देखिए कि भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या है। इन्हीं बेसिक कांसेप्ट के साथ आज आपको छोड़े जा रहे हैं, कल आपसे मुलाकात करेंगे तो इसके आगे चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके आगे चीजों को कंटिन्यू कर रहे होंगे, आराम से पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कोई डाउट हो हेल्पलाइन नंबर पर भेज दीजिएगा, उसको हम, ठीक है, किसी एक दिन डाउट लेकर जितने भी डाउट्स जिस प्रकार से आएंगे उसके हिसाब से आपको चीजें करके दे देंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है। और कोई डाउट हो हेल्पलाइन नंबर पर भेज दीजिएगा, उसको हम, ठीक है, किसी एक दिन डाउट लेकर जितने भी डाउट्स जिस प्रकार से आएंगे उसके हिसाब से आपको चीजें करके दे देंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, चलिए। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जनोट कर लिया जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत हमें जो विभिन्न चीजें पढ़नी है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत हमें जो विभिन्न चीजें पढ़नी है, इनमें से आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस पर? क्रांतिकारी आंदोलन पर, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत आज हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करेंगे, मतलब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है भैया? आज का हमारा जो टॉपिक है ये है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। क्या आज का टॉपिक है भैया? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ठीक है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आज का हमारा टॉपिक है। तो रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट है अर्थात क्रांतिकारी आंदोलन है, तो आपको ये समझना है कि क्रांतिकारी आंदोलन का क्या तात्पर्य है। भाई क्रांतिकारी आंदोलन का तात्पर्य हो गया कि ऐसे आंदोलन जिसमें, क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब है, ठीक है ना, क्रांतिकारी आंदोलन का तात्पर्य है कि ऐसे आंदोलन जिसमें बम, बंदूक, गोलियां, बारूद, लाठियां, ये सब चले। मतलब क्रांतिकारी आंदोलन वे आंदोलन है जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र हुए। सीधे शब्दों में कहें कि क्रांतिकारी आंदोलन वे आंदोलन है जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र हुए। तो अंग्रेजों के खिलाफ हुए सशस्त्र आंदोलन को, सशस्त्र विद्रोह को एक तरह से हम क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। और क्रांतिकारी आंदोलनकारियों में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, सूर्य सेन, ठीक है ना, इस तरह के नेताओं का नाम आता है, इस तरह के देशभक्तों का नाम आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन की, और यहाँ पर एक ही जगह पर बताने का प्रयास किया गया है कि क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है क्या? रैंड और एस की हत्या, ठीक है ना। इसकी भैया रैंड और एस की हत्या मींस आप कह सकते हैं रैंड और एस की हत्या, ठीक है। तो मर्डर ऑफ रैंड और एस की हत्या मींस मर्डर ऑफ रैंड एंड, यहां से शुरू कर रहे हैं, मर्डर ऑफ रैंड एंड एस, ठीक है ना, मर्डर ऑफ रैंड एंड एस, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, ठीक। 1896-97 में रैंड और एस की हत्या हुई, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल याद रखेंगे 1896-97 में क्या हुआ भैया? रैंड और एस की हत्या हुई, ठीक है, रैंड और एस की हत्या हुई। रैंड और एस की हत्या के संदर्भ में क्या कुछ चीजें हैं वो हम आगे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मित्र मेला नाम की एक संस्था स्थापित हुई, मित्र मेला नाम की एक संस्था स्थापित हुई, और मित्र मेला नाम की जो संस्था स्थापित हुई है, मित्र मेला नाम की जो संस्था स्थापित हुई है 1899 में, ठीक है, ये आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो गई? अभिनव भारत नाम की संस्था में कन्वर्ट हुई। किसमें कन्वर्ट हो गई? अभिनव भारत नाम की संस्था में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अभिनव भारत नाम की संस्था में क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे इंडिया हाउस, भाई 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना, 1905 में किसकी स्थापना हुई? भाई इंडिया हाउस की स्थापना हुई, ठीक है, शांति कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले लिख लीजिए। किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, ठीक है ना। हाँ जी, किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास, किंग्स फोर्ट की हत्या का
का प्रयास किया। तो किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास की बात करें तो अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है भाई, अटेम्प्टेड टू मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड, ठीक है ना, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना किसकी भैया? अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन कमेटी। तो अनुशीलन कमेटी की स्थापना हार्डिंग बम कांड, ठीक है ना, ठीक है, हार्डिंग बम केस, ठीक है, हार्डिंग बम केस। गदर पार्टी की स्थापना, तो भैया गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। और इसी प्रकार से काकोरी ट्रेन एक्शन का मामला, इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन का मामला, काकोरी ट्रेन एक्शन का मामला, ठीक है ना। सैंडर्स हत्याकांड, ठीक है, तो सैंडर्स मर्डर, ठीक है, किसका भैया? मर्डर ऑफ सैंडर्स, ठीक है, मर्डर ऑफ सैंडर्स, ठीक है, तो सैंडर्स की हत्या, ठीक है, रैंड और रेस की हत्या तो बताइए। अब यहाँ जरा समझने का प्रयास करेंगे, अभी जस्ट शुरू हुआ है, पहली स्लाइड फटाफट लिख डालिए। देखिए, तो यहाँ ये समझिए दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन की। किसकी बात कर रहे हैं? हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन है ना, हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात कर रहे हैं। और अगर हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र हुए उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र हुए उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। और क्रांतिकारी जो आंदोलन है, अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझिए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, ठीक है, इन नेताओं की तरफ से जिस तरह से सशस्त्र प्रयास किए गए अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन जो प्रमुख रूप से हुए हैं उनकी एक लिस्ट होता है, एक फ्लोचार्ट हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने कहा आपसे कि क्रांतिकारी गतिविधियों में है ना, हम एक नाम जो सबसे पहला ले रहे हैं यहाँ पर, ये नाम कौन सा है? ये नाम है भैया किसका? रैंड और एस की हत्या का। तो रैंड और एस की हत्या 1896-97 में हुई, मतलब मर्डर ऑफ रैंड एंड एस। इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से 1899 में है ना भाई, किसके द्वारा? वीर सावरकर के द्वारा मित्र मेला नाम की एक संस्था स्थापित की गई और यही संस्था 1904 में कन्वर्ट होकर अभिनव भारत नाम की संस्था बन गई, ठीक है। इसी प्रकार से इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में की गई थी। लंदन में 1905 में इंडिया हाउस स्थापित हुआ, ठीक है ना, इंडिया हाउस, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से किंग्सफोर्ड की हत्या 1908 में करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? याद करिए भाई, किसके द्वारा? खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है ना। हाँ जी, तो खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास हुआ 1908 में, ठीक है, ये कहां पर? बिहार में। इसी प्रकार से 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बंगाल में की गई। इसी प्रकार से 1912 में हार्डिंग बम कांड, मतलब वायसराय हार्डिंग को मारने का प्रयास रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। इसी प्रकार से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की, ठीक है। इसी प्रकार से काकोरी ट्रेन एक्शन का मामला 1950 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ठीक है। तो एचआरए के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया था और एचएसआरए के द्वारा सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और ये वही सैंडर्स हत्याकांड है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीन लोगों को फांसी हुई, ठीक है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी जो देख पा रहे हैं, ये एक लिस्ट है कि क्रांतिकारी आंदोलन कौन-कौन से हैं जिनके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? रैंड और एस की हत्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रैंड और एस की हत्या की बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं रैंड और एस की हत्या के मामले में क्या कुछ चीजें हैं, ठीक है भैया। किसकी? रैंड एंड एस की हत्या, ठीक है, रैंड और एस की हत्या के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। तो चलिए देखा जाए और एक-एक करके विस्तारपूर्वक लेकर इसको चला जाए, ठीक है भैया। रैंड एंड एस का जो स्पेलिंग है उसको जरा समझिएगा, रैंड और एस, ठीक है। रैंड और एस की जो रैंड और एस का जो मामला है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रैंड और एस, ठीक है, रैंड और एस, रैंड एंड एस, ठीक है। तो रैंड और एस की बात करेंगे, रैंड और एस की हत्या, ठीक है। तो रैंड और एस की हत्या की बात करेंगे और ध्यान देंगे, मतलब सीधा-सीधा मर्डर ऑफ, ठीक है, मर्डर ऑफ रैंड एंड एस, मर्डर ऑफ रैंड एंड एस, ठीक है ना, मर्डर ऑफ रैंड एंड एस, ठीक है। तो मर्डर ऑफ रैंड एंड एस, ठीक है, रैंड और एस की हत्या, ठीक है, रैंड और एस की हत्या। तो रैंड और एस की हत्या की बात कर रहे हैं। ये कौन थे? ये पुणे के प्लेग कमिश्नर थे, ठीक है। इसके बारे में आप ऐसे एक थोड़ा सा कांसेप्ट समझ लीजिए, फिर हम लिखते चलेंगे और आपको नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है ना। है क्या मामला? इसमें आप देखेंगे कि रैंड और एस की हत्या की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें मामला ये था कि साथियों उस समय बंबई में, पुणे में भयंकर रूप से प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, ठीक है ना। उस समय बंबई में, पुणे में भयंकर रूप से प्लेग की बीमारी, कौन सी बीमारी? प्लेग की बीमारी महामारी की तरह फैली हुई थी और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने प्लेग की इस बीमारी या यूं कहिए कि महामारी की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इस प्लेग बीमारी की जांच के लिए, कि आखिर इतनी ज्यादा बड़े स्तर पर प्लेग बीमारी क्यों फैल रही है, इसकी जांच के लिए इन्होंने क्या किया? इसकी जांच के लिए इन्होंने एक कमिश्नर, मतलब कमिश्नर नियुक्त किया, ठीक है, अधिकारी नियुक्त किए, जिसमें से एक था रैंड और दूसरे का नाम था एस। रैंड और एस जो थे ये पुणे के प्लेग कमिश्नर थे और प्लेग बीमारी जो है उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो रैंड और एस क्या करते थे? प्लेग बीमारी की जांच के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर या यूं कह लीजिए कि लोगों को, ठीक है, परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे, ठीक है ना। तो रैंड और एस प्लेग कमिश्नर थे और प्लेग बीमारी की जांच के नाम पर लोगों का शोषण करने का काम करते थे। इस वजह से धीरे-धीरे रैंड और एस काफी बदनाम होते चले गए और उस पुणे वाले क्षेत्र में एक संस्था हुआ करती थी, उस पुणे वाले क्षेत्र में एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था भैया क्या? व्यापम मंडल। इस पुणे वाले क्षेत्र में एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? व्यापम मंडल। और ये जो व्यापम मंडल था, इस व्यापम मंडल के सदस्य थे चापेकर ब्रदर्स, जिसमें से एक का नाम था बालकृष्ण हरि चापेकर और दूसरे का नाम था दामोदर हरि चापेकर, ठीक है भैया। तो बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर को ही संयुक्त रूप से चापेकर ब्रदर्स कहते हैं, चापेकर बंधु कहते हैं। इन्हीं के द्वारा, ठीक है, इन्हीं के द्वारा रैंड और एस की हत्या कर दी गई थी 1896-97 में, ठीक है। तो 1896-97 में इन्हीं चापेकर ब्रदर्स ने इनकी हत्या कर दी और ये जो हत्या हुई, इस हत्या के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका के माध्यम से, बाल गंगाधर तिलक ने इस घटना की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा अफजल खान की हत्या से की। जब हम मराठा पढ़ते हैं तो उसमें हम ये भी चीज पढ़ते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से मारने आया था अफजल खान, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान धोखे से मारने आया था और शिवाजी ने उसी को मार दिया, ठीक है ना। और इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने अफजल खान पर एक राजनीतिक, मतलब अफजल खान की हत्या करके उस समय एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत हासिल करी, डिप्लोमेटिक एक जीत थी उनकी, ठीक है ना। और इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि भैया जिस प्रकार से शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या कर दी थी और डिप्लोमेटिक एक तरह से बढ़त हासिल की थी, वैसे ही चापेकर बंधुओं के द्वारा यहाँ पर रैंड और एस की हत्या कर दी। हालांकि बाल गंगाधर तिलक का ऐसा करना उनको भारी पड़ा और बाल गंगाधर तिलक के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर क्या हुआ भाई? देशद्रोह का आरोप लगा और इस देशद्रोह के आरोप में इनको, ठीक है, सजा भी हुई, बाल गंगाधर तिलक को सजा भी हुई और ये बात इन्होंने अपनी केसरी नाम की पत्रिका में छापी थी, ठीक है ना। अब निश्चित रूप से रैंड और एस की हत्या करने वाले चापेकर ब्रदर्स को गिरफ्तार करके सजा दी गई,
कौन थे? सर सिडनी रोलैंड थे। और इसी वजह से इस सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो कानून आया उसका नाम रखा गया रोलैंड एक्ट। तो ये भी जानकारी आप लोगों को नहीं होगी कि रोलैंड एक्ट जिसे आप काला कानून कहते हैं, रोलैंड एक्ट जिसे आप काला कानून कहते हैं, यह रोलैंड एक्ट 19 मार्च 1919 को इसी सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर या सलाह पर लाया गया था। इसी सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर या सलाह पर लाया गया था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रोलैंड एक्ट पड़ा। ठीक है भैया, अच्छा, की सलाह पर 19 मार्च 1919 को रोलैंड एक्ट आया। ठीक है, फिलहाल ये रैंड और एस की हत्या वाला पूरा मामला है, इसका नोट्स भी लिख लीजिए, अब आप समझ तो गए। ठीक है, तो रैंड और एस की हत्या है ना की गई थी, और ये रैंड और एस कौन थे? मर्डर ऑफ रैंड एंड एस। तो रैंड और एस कौन थे? ठीक है, प्लेग, ठीक है भाई, प्लेग कमिश्नर थे। ठीक है, प्लेग कमिश्नर, ठीक है, प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे, ठीक है, प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे। ये पुणे के प्लेग कमिश्नर थे, ठीक है ना, पुणे के प्लेग कमिश्नर थे। ठीक है ना, चलिए, पुणे के क्या थे? प्लेग कमिश्नर थे। तो इनकी हत्या हुई भाई, इनकी हत्या कब की गई? तो 1896-97 में इनकी हत्या की। किसके द्वारा हत्या की गई? तो इनकी जो हत्या की गई वो दो लोगों ने मिलकर करी। इनकी जो हत्या की गई, इनकी हत्या करने वाले जो थे उनको कहते हैं चापेकर ब्रदर्स। क्या कहते हैं? चापेकर ब्रदर्स कहते हैं। चापेकर ब्रदर्स के द्वारा इनकी हत्या की गई। और चापेकर ब्रदर्स का मतलब है, चापेकर ब्रदर्स का मतलब है ऐसे दो भाई जिनके नाम में चापेकर शब्द था। ठीक है ना, तो भैया बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर, इन्होंने ही हत्या करी थी। एंड दे बोथ आर द मेंबर ऑफ व्यापम मंडल। ठीक है ना, हां, दे आर द मेंबर ऑफ व्यापम मंडल। ठीक है ना, ये दोनों किसके सदस्य थे? मेंबर ऑफ व्यापम मंडल। ठीक है, तो व्यापम मंडल नाम का एक संगठन उस समय हुआ करता था, और उसी व्यापम मंडल के ये क्या थे? मेंबर थे। तो मेंबर ऑफ व्यापम मंडल चापेकर ब्रदर्स, है ना, हां, मर्डर्ड प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे रैंड एंड एस। ठीक है, इन 1996-97। ठीक है, अच्छा, अब बाल गंगाधर तिलक की बात आती है। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया भाई? तिलक कंपेयर इट, तिलक, है ना, कंपेयर दिस इंसिडेंट, ठीक है, कंपेयर दिस या कंपेयर दिस विद, कंपेयर दिस विद द मर्डर ऑफ अफजल खान, अफजल खान भाई शिवाजी महाराज, अफजल खान भाई शिवाजी महाराज, ठीक है ना, भाई शिवाजी महाराज। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान की हत्या से की गई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। इन विच मैगजीन? तो भाई जो मैगजीन आती थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की, इसका नाम था केसरी, है ना, इन, है ना, मतलब कह सकते हैं कि इन मैगजीन केसरी। तो केसरी नाम की मैगजीन में इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, केसरी नाम की जो मैगजीन आती थी उसी में इन्होंने ऐसा किया। तो बिल्कुल याद रखिए केसरी। ठीक है, केसरी नाम की मैगजीन जो है वो मराठी में छपती थी। ठीक है भैया, और बाल गंगाधर तिलक को इसके लिए जेल भी हुई। तो इस कारण देशद्रोह के आरोप में इन्हें जेल हुई। ठीक है ना, देशद्रोह के आरोप में क्या हुआ भैया? जेल हुई। किस आरोप में? देशद्रोह के आरोप में। ठीक है ना, हाँ जी, तो कह सकते हैं कि जेल्ड, ठीक है, जेल्ड फॉर प्रिजन। ठीक है, जेल्ड फॉर प्रिजन। ठीक है, तो इनको देशद्रोह के आरोप में क्या हुआ भैया? इनको देशद्रोह के आरोप में जेल हुई। इनको देशद्रोह के आरोप में जेल हुई। ठीक है ना, हाँ जी भैया, देशद्रोह के आरोप में जेल हुई। जी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो देशद्रोह के आरोप में जेल हुई तिलक जी को। अब यहाँ क्या है? सेडिशन कमेटी ने इस घटना की, इस, है ना, इसकी तुलना यूरोपियों की भारत में पहली राजनीतिक हत्या से की गई। ठीक है ना, हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेडिशन कमेटी, मतलब ये जो सेडिशन कमेटी है इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू सेडिशन कमेटी, दिस वाज द फर्स्ट political murder. This was the first political murder of an European by any Indian. तो किसी भारतीय द्वारा, ठीक है भैया, हाँ जी भैया, हाँ, बाद में से हत्या की थी। तो किसी भारतीय द्वारा किसी यूरोपीय की ये पहली राजनीतिक हत्या थी। ठीक है, किसी भारतीय द्वारा किसी यूरोपीय की ये पहली राजनीतिक हत्या थी। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए, तो जिस प्रकार से अफजल खान आया था शिवाजी महाराज को मारने, और शिवाजी महाराज ने उसी को धोखे से मार दिया, भाई उसी को मार दिया था, वो धोखा देने आया था, तो मारा गया। ठीक है, उसी प्रकार से, है ना, ये रैंड और एस भी लोगों को धोखा दे रहा था, तो भैया चापेकर बंधुओं ने मार दिया। ठीक है, और इस घटना को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट भी कहा। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहा गया, है ना, हाँ जी, तो मतलब कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट टेररिस्ट। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर देशद्रोह का आरोप तुमने नहीं समझ आया? अरे भाई, एक बात बताओ, जैसे आज की डेट में अगर किसी, है ना, आज की डेट में किसी भारतीय अधिकारी की हत्या, मान लीजिए कि कोई आईएएस ऑफिसर किसी जिले में तैनात है, मान लीजिए किसी जिले में कोई आईएएस ऑफिसर तैनात है, कमिश्नर है या कोई अन्य अधिकारी, और उसे कोई विदेशी या कोई भारतीय मार दे, और कोई जर्नलिस्ट अपनी पेपर में लिखे कि ये क्या है, ये बहुत सही किया, और ये क्या है, ये बहुत सही किया, और ये बहुत अच्छी चीज है ना, ऐसा करना चाहिए था, है ना, मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट, उसके सपोर्ट में लिख दे, उस मर्डर के सपोर्ट में लिख दे, और उस हत्या करने वाले के सपोर्ट में लिख दे, और उस अधिकारी के विरोध में लिख दे, तो क्या ये देशद्रोह नहीं है कि एक भारतीय अधिकारी की हत्या जिसने की उसकी तुम तारीफ कर रहे हो? ठीक है ना, तो वही चीज है। ठीक, तो इसी वही चीज तो बाल गंगाधर तिलक ने करी कि एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो रही है और वो तारीफ कर रहे हैं कि चापेकर बंधुओं ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो समझना चाहिए है। तो ये हो गया मर्डर ऑफ रैंड एंड एस्ट। ठीक है, आई होप ये चीज आप आराम से समझ गए होंगे। अब आइए अगली चीज पर चलते हैं, वीर सावरकर के बारे में देखते हैं। ये भी बढ़िया बेहतरीन क्रांतिकारी नेता था। ठीक है, वीर सावरकर की बात करें तो पहली बात तो ये है कि वीर सावरकर किस लिए याद किए जाते हैं? तो वीर सावरकर को सबसे जो जरूरी चीज है जिसके लिए जाना जाता है वो है कि 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, भारत 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, मतलब he said that the revolt of 1857 was the first war of independence. ठीक है, first war of independence. He said that the revolt of 1857 was first war of independence. इन्होंने क्या कहा? अरे कहाँ मार परेशान हो, ऐसे सारे दो बार बोल चुके हैं कि अभी आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना, और बोल के बता चुके हैं दोनों का फुल, लेकिन नहीं, एक ही चीज पूरे पढ़े हो। ठीक, कान को थोड़ा साफ रखो भाई साहब ना। देखिए भैया, तो आप देखेंगे, हमने कहा वीर सावरकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, he said that the revolt of 1857 was first war of independence. And next one is book. What was the name of his book? तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम ही था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है ना, इसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र का विचार
नाम दिया है ना, गिवन द आइडिया ऑफ हिंदू नेशन। तो हिंदू नेशन का जो विचार है वो इन्होंने दिया था, गिवन द आइडिया ऑफ हिंदू नेशन। तो हिंदू राष्ट्र का विचार इन्होंने दिया था, ठीक है ना। आइए भैया, मित्र मेला नाम की संस्था इन्होंने स्थापित करी। हालांकि आप जानते हैं कि ये जो मित्र मेला नाम की संस्था है यही आगे चलकर अभिनव भारत नाम की संस्था में कन्वर्ट होगी। अभिनव भारत कोई अलग संस्था है, अभिनव भारत नाम की जो संस्था है ये मित्र मेला नाम की संस्था ही है जो इसमें क्या हुई, कन्वर्ट। तो इसका क्या हो गया, कन्वर्जन। ठीक है, क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। इंडिया हाउस के सदस्य थे, मींस मेंबर ऑफ इंडिया हाउस, मेंबर ऑफ इंडिया। काला पानी की सजा हुई, ठीक है। तो इनको क्या सजा हुई भैया, ठीक है, हाँ। तो इनको काला पानी की सजा हुई और इनको सेलुलर जेल में रखा गया। अब ये काला पानी क्या हुआ करता था भाई, काला पानी कौन सी खेत की नदी का नाम था, तो इनको काला पानी की सजा हुई थी भाई, इनको काला पानी की सजा हुई थी, ठीक है, इनको काला पानी की सजा हुई, ठीक है। तो इनको काला पानी की सजा हुई इन्हीं सारी चीजों की वजह से, इनको काला पानी की सजा हुई इन्हीं सारी चीजों की वजह से इनको काला पानी की सजा हुई। मतलब कह सकते हैं कि ब्लैक वाटर पनिशमेंट, ठीक है। तो इनको काला पानी की सजा हुई, ब्लैक वाटर पनिशमेंट। और ब्लैक वाटर पनिशमेंट जो मिला तो इन्हें कहां रखा गया, सेलुलर जेल में रखा गया। कहां पर रखा गया, सेलुलर जेल में रखा गया। सेलुलर जेल कहां पर है, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। और इसीलिए अंडमान निकोबार में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है, ठीक है ना, हाँ, क्या नाम है उसका, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार में, ठीक है, वो इन्हीं के नाम पर है, ठीक है। कहां पर है, अंडमान निकोबार। तो आइए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, आइए इसको फिर से समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, इसमें है क्या कि सीधी चीज है कि हम वीर सावरकर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। आइए वीर सावरकर के बारे में हम बात कर रहे थे कि वीर सावरकर क्या है, तो 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले। He said that the revolt of 1857 was first war of independence, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, है ना, किसमें, इन हिज बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड ही गिवन द आइडिया ऑफ हिंदू नेशन। तो हिंदू राष्ट्र का विचार इन्होंने दिया था, इसलिए आरएसएस वाले इनका बहुत सम्मान करते हैं। मित्र मेला नाम की संस्था बनाई 1899 में, 1904 में अभिनव भारत बन गई। और ये इंडिया हाउस के मेंबर थे। ही वाज नॉट अ फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस, ये इंडिया हाउस के फाउंडर नहीं थे, बिकॉज़ द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस वाज श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के फाउंडर थे, ये उसके सदस्य थे। और यही इंडिया हाउस से ही इनको अरेस्ट करके भारत लाया गया और इन विभिन्न चीजों की वजह से इन्हें काला पानी की सजा हुई, अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल में भेज दिया गया। और इसी वजह से अंडमान निकोबार में आज की डेट में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इनके नाम से, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल थी वहां जिसे रखा जाता था उसको यही कहा जाता था कि भैया तुम्हें काला पानी की सजा होगी। कारण ये है कि वो जेल ऐसी जगह पर थी जिसके वो एक ये जेल जो सेलुलर जेल है वो आज भी है, आज भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। आज भी ये जेल ऐसे टापू पर है, ऐसे द्वीप पर है, आइलैंड पर है, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। अगर कोई जेल से भाग भी जाए तो कहां जाएगा, ठीक है ना, भाग भी जाए तो कहां जाएगा। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है भैया। और इसी प्रकार से आगे जैसे वीर सावरकर के बारे में बताया वैसे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के बारे में और वैसे यहाँ पर लाल लाजपत राय के बारे में बताया गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, इन्होंने दो पत्रिकाएं मराठा और केसरी का संपादन किया। इन्होंने किताब लिखी हिंदुत्व, गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ठीक है, भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। और एक पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो पहले बता चुके हैं कि जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ओवरऑल ये 3 बार जेल गए। 1893 में गणेश उत्सव मनवाना शुरू किया और 1895 में शिवाजी उत्सव। आज की डेट में भी महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाया जाता है। ये कभी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया, ठीक है। मांडले जेल की इनको सजा हुई थी एक बार। तो जब मांडले जेल गए, मांडले जेल कहां पर है, मांडले जेल बर्मा में पड़ता है। मांडले जेल कहां पड़ता है भैया, मांडले जेल आज के हिसाब से म्यांमार में पड़ता है, उस समय के हिसाब से बर्मा, ठीक है। यही मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नाम की किताब लिखी थी। गीता रहस्य जो कि भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है। क्या है भैया, ये भगवत गीता पर टीका है, भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है, ठीक है, भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है, ठीक है। और ठीक आगे देखेंगे कि भैया लाठी क्लब की स्थापना भी उन्होंने की थी। स्वराज बिल 1895 में पेश किया था, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था और होम रूल लीग आंदोलन के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। अरे कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप भी उन्होंने लगाया, ठीक। तो सीधी सी बात याद करना है कि बाल गंगाधर तिलक जो लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं, मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किया। ये किताबें हैं जो इन्होंने लिखी, ठीक है। और इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, ये पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। एक पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले भी पहले व्यक्ति थे। टोटल 3 बार जेल गए। गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में इन्होंने शुरू कराया। मांडले जेल में भेजा गया बर्मा में, वहीं पर इन्होंने भगवत गीता पर एक टीका लिखी जिसे गीता रहस्य कहते हैं। लाठी क्लब स्थापित किया, स्वराज बिल लेकर आए। स्वराज बिल तो आपको पॉलिटी में बताया हुआ है। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया जिसके बारे में आगे डिस्कस होना है। और कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। दैट्स इट अबाउट बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, दैट्स इट अबाउट बाल गंगाधर तिलक। एंड यू हैव टू नोट इट डाउन, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। बाकी इनके बारे में, इनके आंदोलन वगैरह पर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। इसमें सब इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाने का मतलब है, ठीक है। और फिर नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक लाल लाजपत राय, ठीक है। हाँ जी, अब लाल लाजपत राय की बात क्या है, लाल लाजपत राय भाई, लाल लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, लाल लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं, शेर पंजाब कहते हैं। लाल लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहते हैं, शेर पंजाब भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक है, पंजाब केसरी भी, शेर पंजाब। इनके गुरु कौन थे, मैजनी। मैजनी कौन है, इटली के राष्ट्रपिता। तो इटली के राष्ट्रपिता मैजनी को इन्होंने अपना गुरु माना, ठीक है। भगवत गीता पर टीका का मतलब बताया था, अगर आपको याद हो। टीका का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि मैं रामायण पढ़ूं, चल मान लीजिए मैं रामायण पढ़ूं, फिर रामायण को बंद करके रखूं, ठीक, फिर अपने विचारों के साथ एक नई रामायण लिख दूं, तो वो हो गई रामायण पर टीका। मतलब टीका का मतलब होता है जैसे भगवत गीता पर टीका लिखी बाल गंगाधर तिलक में, तो टीका का मतलब है बाल गंगाधर तिलक ने पहले भगवत गीता को पढ़ा, फिर अपने विचारों के साथ एक नई भगवत गीता पर किताब लिखी, ठीक है। तो वो चीज तो पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु कौन थे, मैजनी थे। इन्होंने किताब लिखी यंग इंडिया, एक और किताब लिखी थी अनहैप्पी इंडिया, सॉरी, एक और किताब इन्होंने लिखी थी अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। ये दोनों किताबें कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया था जो हमने कांग्रेस पढ़ाया था, ठीक है ना। जब हमने कांग्रेस पढ़ाया था तो बताया था कि कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत इन्होंने दिया था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। 1888 में कांग्रेस के प्रयाग अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे, ये भी कांग्रेस पढ़ाते समय बताया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्होंने 1894 में की थी, जो पूर्णतः पहली भारतीय बैंक थी, जो पूर्णतः पहली भारतीय बैंक थी, ठीक है, पहली भारतीय बैंक, ठीक। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने थे 1920 में। और इन्हीं के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, जिसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाल लाजपत राय के बारे में क्या ध्यान देना है कि इन्हें पंजाब केसरी और शेर पंजाब कहते हैं। मैजनी इनके गुरु थे, इन्होंने यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया नाम की किताबें लिखी। कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इन्होंने दिया। अरे कांग्रेस के प्रयाग अधिवेशन में 1888 में पहली बार शामिल हुए थे, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की इन्होंने स्थापना की थी, जो पूरी तरह
तरह से प्रथम भारतीय बैंक था। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जब स्थापित हुआ तो उसके पहले अध्यक्ष भी बने, है ना? और साइमन कमीशन का विरोध भी इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की लीडरशिप में हुआ, ठीक है? इन्हीं की लीडरशिप में हुआ, ठीक है? बाकी 1894 भई 1894 में और क्या खास हुआ? 1894 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। इसी ईयर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने, ठीक है, साउथ अफ्रीका में की थी। कहां पर की थी? साउथ अफ्रीका में की थी, ठीक है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है? साउथ अफ्रीका में की थी। और इसी वर्ष इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मतलब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना इसी वर्ष हुई थी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना इसी वर्ष हुई थी, पेरिस में। स्थापना पेरिस में हुई थी, हेड ऑफिस जो है लुसानी में है। और इसी वर्ष भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी, मतलब फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना? हालांकि आजाद भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 1952 में आई थी, ठीक है ना? तो 1894 में चार बातें हैं, क्या? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, है ना? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना और पहली राष्ट्रीय वन नीति का आना, ठीक है? तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। कल मुलाकात होगी तो इसके आगे की और चीजों पर बात कर रहे होंगे।